कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि मशहूर गायक पप्पी लाहिरी जी का जो देहांत हुआ था वो स्लीप एपनिया से हुआ था। क्योंकि स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना सिर्फ आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, बट रात को बॉडी में आपका ऑक्सीजन कम होने लगता है। हाँ। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो बॉडी में हार्ट को और ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है और इससे सडन कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। कैसे किसी को पता चलेगा कि हम इंसोम्निया के स्टार्टिंग स्टेज में पहुंच चुके हैं? सही टाइम पे नींद नहीं आ रही है, आप बिस्तर पे चले गए लेकिन करवटें बदल रहे हैं, जैसा कि आपने स्टार्ट किया हाँ। कि नींद आ ही नहीं रही है। दूसरा है कि आपको नींद आई लेकिन बार बार नींद खुल जा रही है, और एक बार नींद खुलती है तो दोबारा नींद आने में बहुत दिक्कत होती है, कि दोबारा आप नहीं सो पा रहे। तीसरा है कि नींद भी आ गई, आप सो भी रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस था और सुबह भी आपकी आंख जल्दी खुल गई और वापस बेड पे जाके सो ही नहीं पा रहे हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि वो इंसोम्निया है? बॉडी में बहुत सारे प्रभाव आने लगते हैं, जिससे हार्ट में डिसीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, एसिडिटी, न्यूरोकॉग्निटिव बिहेवियर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और आने वाले टाइम में ये सारी बीमारी के रूप में आपको मैनिफेस्ट होने लगते हैं। इंसोम्निया को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं? कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफ़ी है, अल्कोहल है, बहुत सारे लोग एनर्जेटिक ड्रिंक्स पीते हैं। ये सब चीज़ कैफ़ीन की वजह से आपकी ब्रेन में कैफ़ीन की मात्रा बढ़ा देते हैं और मेलाटोनिन सिक्रीशन कम कर देते हैं, तो आपको रात में नींद नहीं आती। जो लोग रात में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, क्या इस कारण भी उनकी नींद अफेक्ट होती है? कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ओवर सो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम यहाँ तक नहीं खाएंगे, यहाँ तक खाएंगे, दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। हाँ। और यहाँ तक खाते जैसे ही लेटते हैं तो रिगर्जिटेशन होने लगता है, एसिड ऊपर रिफ्लक्स और आने वो सारी लगता है, चीज़ें हाँ। होने लगती हैं, उससे भी आपकी नींद प्रभावित होती है। कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी नींद आए तो? हाँ, सो क्योंकि स्लीप हमारी सुपर पावर है, द ओनली सुपर फूड इज दैट यू ईट ऑन रेगुलर टाइम। वॉलनट, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, ये सब चीज़ आपके मेलेटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और आपकी नींद और बेहतर होती है। तो जब भी कोई इंसोम्निया से पीड़ित होता है तो उसके शरीर में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? आपको भूख ज़्यादा लगती है और ज़्यादा भूख ना लगने के बावजूद भी आपका वेट गेन होने लगता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट डिसीजेज, पेट की डिसीजेज, न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, ये सारी उनको डेवलप हो जाती हैं। अगर कोई इंसोम्निया की नींद नहीं आ रही है तो उनके ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होंगे? एब्सोल्युटली, ब्लड प्रेशर रात में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन इन लोगों का जैसे से ये बार बार जगते रहते हैं, रात में इनका बीपी शूट होता रहता है। क्या हम जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतने हमें नींद अच्छी आएगी? अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग रात में जिम जाके जिम, एक्सरसाइज हाँ। करते हैं, विगरस एक्सरसाइज की वजह से भी कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। अच्छा। सो आप थकावट की वजह से तो सो सकते हैं, लेकिन आपकी स्लीप की क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं है। नहीं होगी। कराटे आने की प्रॉब्लम है तो उनमें भी इंसोम्निया के चांसेस हो सकते हैं? जो हमारी नसें हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है, ये हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, हार्ट डिसीज आती है, डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं होती है उनकी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता है। तो आपके हिसाब से रात में सोने का करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए? लेट्स से कि मेरा काम 9 बजे खत्म हो जाता है, मैंने खाना वाना खाया और मैं 10:30 बजे तक सो जाता हूँ। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका काम 6 बजे खत्म हो जाता है, वो डिनर 8 बजे तक कर लेते हैं, तो आई थिंक उनके लिए 9 बजे की नींद अच्छी है। ओके। तो उस हिसाब से आपको अपनी साइकिल करनी है ताकि आपको एडिक्वेट 6 से 7 घंटे की स्लीप मिले। टॉप 5 चीज़ें जो उन्हें करनी चाहिए ताकि उन्हें नींद बेहतर आए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या आप भी रात भर करवट बदलते रहते हैं या आपको सोने में बहुत परेशानी होती है? ऐसा तो नहीं है कि रात भर आपकी नींद खुली रहती है और अचानक से सुबह हो जाती है और पता चलता है कि आप तो रात भर सोए ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं और नींद से जुड़ी कई सारी बीमारियों के शिकार हैं। तो आखिर उन्हें अच्छी नींद आए कैसे? इसका सोल्यूशन क्या है? इन सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़े हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एडिशनल डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में, इसके अलावा स्लीप मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल में वो इस वक्त कार्यरत है। तो डॉक्टर से इस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप रात में कितने घंटे की नींद लेते हैं? So ideally, we are in the service which is emergency service. Otherwise, we try to take at least 6 से 7 घंटे की स्लीप हम ले पाएं। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, रात में उठना पड़ता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। एग्जैक्टली। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि जब भी लें साउंड स्लीप लें, जितनी भी लें साउंड स्लीप लें। साउंड स्लीप क्या होता है डॉक्टर? साउंड स्लीप का मतलब है कि स्लीप जब आप ले रहे हैं तो उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। लेकिन जैसे कि आजकल डिजिटल मीडिया का इतना ज़माना है कि
या तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करता रहेगा या पिंग correct. करता रहेगा और डिस्टर्बेंस आती रहेंगी, आपके मेल क्लिक करते रहेंगे, या लाइटिंग खुली छोड़ देते हैं आप रात में, उसमें डिस्टर्बेंस आता रहता है। सो इन वजह से क्या होता है कि बीच बीच में स्लीप डिस्टर्ब होती रहती है। एग्जैक्टली। अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है तो दोबारा आपकी स्लीप साइकिल चालू होती है और आपको दोबारा सोना पड़ता है। तो ये डिस्टर्बेंस ऑफ जो स्लीप होती है, इनको आप जितना मिनिमाइज कर पाएंगे उसको हम बोलते हैं साउंड स्लीप। एग्जैक्टली। आई थिंक ये प्रॉब्लम भी है, जैसे रात में नींद टूटी ना तो लोग सीधे अपना फोन देखते हैं कि कुछ नया मैसेज तो नहीं आया या कोई नया मेल या नोटिफिकेशन तो नहीं है, तो इसकी वजह से भी So आई I गेस। think I was looking into this term called FOMO, जो recently मुझे अभी पता चला है ओके, कि fear of missing out. हाँ। So I think social media पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस आउट करने को होती नहीं है रात में. It is just our brain perception कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ मिस ना हो गया हो. करेक्ट। Until unless you are a politician, you know, doctor, जहाँ पे चीज़ें मिस हो सकती हैं. As a common man, this is just more of a inquisitiveness और you know कि हम देख लेते हैं कोई कुछ और आता नहीं गया. अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती है. रात को आप अपना फोन बंद करके भी सो सकते हैं. एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे हमने बात भी की कि इंसोम्निया के केसेस आजकल इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल भी वैसे हो चुकी है, तो इंसोम्निया कोई बीमारी है या जस्ट एक स्लीप डिसऑर्डर है? सो अगर इंसोम्निया को हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अनिंद्रा. अनिंद्रा। सो भगवान ने जैसे हमें बनाया है कि दिन बनाई है और रात बनाई है. दिन हमारे काम के लिए बनाया है, रात हमारे सोने के लिए बनाया है. लेकिन जैसे जैसे लाइफ बिजी होती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो लोग दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं. प्रॉब्लम ये आ गई कि जो स्लीप साइकिल है वो गड़बड़ होने लगी है. हमारे बॉडी के अंदर माइंड में एक स्लीप क्लॉक बनी हुई है कि इस वक्त हमें जगना है और इस वक्त हमें सोना है. हाँ। उस स्लीप क्लॉक को हमारे हार्मोन्स डिफाइन करते हैं, जिसमें एक हार्मोन होता है मिलेटोनिन. जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगता है, मिलेटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है. मिड रात में बढ़ जाता है ताकि आपकी स्लीप और डीप हो जाए. सुबह जैसे जैसे सूर्योदय होने लगता है वो लेवल घटता है और आप जग जाते हैं. बट विद दिस आर्टिफिशियल लाइटिंग एंड ऑल अदर थिंग्स सराउंडिंग अस, ये होने लगा है कि हमें दिन रात में डिफरेंस खत्म हो गया है. इस चक्कर में हमारी स्लीप क्लॉक खराब होने लगी है, जिससे हमें इंसोम्नियाज के फीचर्स आने लगे हैं कि जो हमारे हार्मोनल्स लेवल हैं जो एक सही टाइम पे बढ़ने चाहिए और कम होने चाहिए वो नहीं होते हैं. हमारी नींद डिले होती जा रही है, हमारी वर्क प्रोफाइल ऐसी है, सोशल मीडिया पे हैं, पार्टी में हैं, यू नो लोगों का शिफ्ट वर्किंग है, तो उस हिसाब से आपकी स्लीप क्लॉक सेट नहीं हो पाती है, तो आप एक सही टाइम पे ना सो पाते हैं. उसको बोलते हैं अनिद्रा. दूसरा रीज़न होता है इंसोम्निया का कि हम सो तो सही टाइम पे रहे हैं लेकिन बार बार हमारी आँख खुलती रह रही है फॉर एनी रीज़न. और तीसरा रीज़न होता है कि आप सो भी ठीक टाइम पे रहे हैं, आपकी आँख भी नहीं खुल रही है, लेकिन सुबह आप अननेसेसरी जल्दी उठ जा रहे हैं और छोटी स्लीप साइकिल ले पा रहे हैं. अच्छा. सो इन तीनों ही कंडीशन को इंसोम्निया कहते हैं. इन तीनों में से ये तीनों कंडीशन आपको अलग अलग हो सकती है कि आपको नींद नहीं आ रही है, नींद बार बार खुल रही है, या नींद जल्दी खुल रही है, या इन तीनों का मिक्स एंड मैच भी आपके साथ हो सकता है. इसको इंसोम्निया डिफाइन किया जाता है. एंड इंसोम्निया अगर शॉर्ट टर्म है, लाइक यू नो, दो टाइप से माना जाता है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. सो अगर हमें कोई स्ट्रेस हो गया, कोई एंग्जाइटी हो गई, तो थोड़ी बहुत 1-2 दिन के लिए ऐसा हो जाता है या जेट लैग हो जाता है. लेकिन अगर ये वाले फीचर्स आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं या हर हफ्ते में 2 से 3 बार हो रहे हैं, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड इंसोम्निया. ओके, तो ये एक बीमारी ही है. तो इससे मतलब बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि वो इंसोम्निया है? सो इंसोम्निया के सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि 3 तरह से इंसोम्निया मैनिफेस्ट कर सकता है. पहला है कि आपको सही टाइम पे नींद नहीं आ रही है, आप बिस्तर पे चले गए लेकिन करवटें बदल रहे हैं, जैसा कि आपने स्टार्ट किया कि नींद आ ही नहीं रही है. दूसरा है कि आपको नींद आई लेकिन बार बार नींद खुल जा रही है, और एक बार नींद खुलती है तो दोबारा नींद आने में बहुत दिक्कत होती है कि दोबारा आप नहीं सो पा रहे हैं. तीसरा है कि नींद भी आ गई, आप सो भी रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस था और सुबह भी आपकी आंख जल्दी खुल गई और वापस बेड पे जाके सो ही नहीं पा रहे हैं. सो ये मेन सिम्टम्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इनका इफेक्ट दिन में आता है. जो दिन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे सुबह सुबह इरिटेबिलिटी बहुत होने लगती है, हमें लगता है कि हमारे काम में फोकस हम नहीं कर पा रहे हैं, लेथार्जी पूरे दिन रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, नैप्स लेने का मन करता है. ये सारे सिम्टम्स शॉर्ट टर्म में हमारे को आते हैं. जैसे हम अगर 1-2 दिन ना सोएं या हमारी स्लीप डिस्टर्ब है तो हमें दिन में ये सिम्टम्स आते हैं. लेकिन अगर जैसे जैसे ये बीमारी की तरफ जाता है, इनके लॉन्ग टर्म सिम्टम्स आते हैं. हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी में बहुत सारे प्रभाव आने लगते हैं, जिससे हार्ट में डिसीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, एसिडिटी, न्यूरोकॉग्निटिव बिहेवियर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. और आने वाले टाइम में ये सारी बीमारी के रूप में आपको मैनिफेस्ट होने लगते हैं. सो इंसोम्निया सिर्फ स्लीप की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल जो भगवान ने हमारी बॉडी स्वरूप बनाया है और जिसमें ये बताया गया है कि इस वक्त आपको सोना है, इस वक्त जगना है, अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में बाकी पार्ट में भी अफेक्ट करती है.
ओके, तो ये बताइए कि कैसे किसी को पता चलेगा कि हम इंसोम्निया के स्टार्टिंग स्टेज में पहुंच चुके हैं, ताकि हम पहले ही उसको डिटेक्ट करके क्योर कर सकें। सो जैसे मैंने बताया कि इंसोम्निया की गाइडलाइंस और डेफिनेशन है कि ठीक अगर है। 3 हफ्ते से ज़्यादा हर हफ्ते में 3 बार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, आप बेड पे जाते हैं लेकिन घंटों तक नींद नहीं आ रही है, नींद बीच में बार बार डिस्टर्ब हो रही है, या सुबह जल्दी उठा रहे हैं, या तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको आ रहा है, तो आप इंसोम्निया से पीड़ित हैं। पीड़ित हैं। ओके, तो अगर जैसे किसी को पता चल गया कि हम इंसोम्निया से पीड़ित हैं, हमारे शरीर में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सो इसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको देखना है वो ये देखना है कि क्या इस वजह से आपकी दिन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है कि नहीं। ओके। जैसे कि दिन भर सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठ पा रहे हैं हम, लेथार्जी रह रही है, हेडेक वगैरह। हेडेक रह रहा है, हेडेक बहुत लेट आता है, मॉर्निंग हेडेक्स बहुत लेट होते हैं लोगों को, अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा होते हैं लेथार्जी की, काम करने का मन नहीं कर रहा है और मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हो रही है कि हमें इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, परिवार वालों पे, ऑफिस में जिनको हम गुस्सा कर सकते हैं ऑब्वियसली, इन सब में हमें ये देखना है कि इरिटेबिलिटी तो नहीं बढ़ गई है। तीसरा, हमारा अटेंशन स्पैन कम होने लगता है कि हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ इरिटेशन, इरिटेबिलिटी होने लग रही है, वर्क परफॉर्मेंस कम होने लगती है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी स्कूल परफॉर्मेंसेस कम होने लगती हैं, एंड बच्चों में एज सच इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन क्योंकि उनका वर्क स्टाइल कहीं ना कहीं उनके माता पिता के वर्क स्टाइल से एसोसिएटेड है, तो वो भी रात को लेट सोते हैं, वो भी सुबह लेट उठते हैं, तो उसके साथ उनका स्कूल, और हम स्कूल के टाइम के लिए उन्हें सुबह जल्दी उठा देते हैं, तो उनकी स्लीप शॉर्ट कर देते हैं, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट आने लगी है। तो पहले नाइट सिम्टम्स आपको देखने हैं, फिर डे में आपकी दिनचर्या कैसी प्रभावित हो रही है उससे देखना है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है या नहीं। ओके, तो स्पेशलिस्ट की बात की आपने, ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि अगर वो इस बीमारी से पीड़ित है, इंसोम्निया से, तो किस डॉक्टर के पास जाएं दिखाने के लिए? सो आई थिंक इंसोम्निया के लिए ना बहुत सारे लोग सिंपल नींद की दवाइयाँ लिख देते हैं। हाँ। अगर आप अपने फिजिशियन के पास जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, सो मेजर शॉर्ट तरीके से उनको लिखना है, एक नींद की गोली लिख दी, काम खत्म। लेकिन अगर आप ये जान पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपको लॉन्ग टर्म से चल रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा 3 बार हफ्ते में हो रही है, तो आपको लग रहा है कि आपको इंसोम्निया से पीड़ित है, सो इंसोम्निया के लिए या तो आपको स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाना है, या जनरली न्यूरोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को देखते हैं, तो आपको इन दोनों के पास जाके आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप भी कर सकते हैं इंसोम्निया के लिए, जिनको अपनी अगर आप लाइफस्टाइल में लाते हैं तो बहुत हद तक आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो क्या डॉक्टर हमें मेडिसिन का ही कोर्स देते हैं या थेरेपीज वगैरह बताते हैं अगर इंसोम्निया से पीड़ित है? आइडियल सिचुएशन यही है कि आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपका जो मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ये जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको ठीक करना है। ओके। अब उसको ठीक करने के लिए आपके हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें खुद करना है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, उसके बाद भी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, काउंसिल करेंगे, स्लीप थेरेपीज बताएंगे, और उसके बाद मेडिकेशन की तरफ जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइफस्टाइल में सुधार लाने के बाद ही डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से आपको लग रहा है कि उससे आराम नहीं आ रहा है, देन डॉक्टर कैन हेल्प यू। ओके, तो मतलब इंसोम्निया को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सो ये बहुत जरूरी है कि इंसोम्निया में हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें एक अप्रोप्रिएट स्लीप नहीं आ रही है, एक ड्यूरेशन के लिए स्लीप नहीं आ रही है, और वो स्लीप साउंड नहीं है। स्लीप साउंड नहीं है मतलब गहरी नींद नहीं आ रही है, या कंफर्टेबल नींद नहीं आ रही है, जिससे हमारी नींद का रोल क्यों है हमारी बॉडी में, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान ने नींद बनाई क्यों, क्यों नहीं हम पूरे दिन और रात काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को रेस्ट की जरूरत है, रीस्टोर होने की जरूरत है। जितना वो दिन में थक जाता है उतना वो रात में रिवाइव करता है, जिससे हमारी एजिंग भी कम होती है और हमारे सारे ऑर्गन हेल्दी रहते हैं। सो स्लीप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्लीप की आवश्यकता क्या है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं स्लीप सबसे बड़ी सुपर पावर है हमारी, अगर आप अच्छा सोएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और आगे जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छा सोएंगे नहीं तो दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस चलती जाएगी। सो स्लीप में सबसे पहले लोगों को ये समझना है कि एक गुड स्लीप हैबिट्स आपको डालनी है, जिसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन में क्या है कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है जहाँ आप सोते हैं, वहाँ एक रूटीन के साथ आपको सोना है कि लेट्स से मैं 10 बजे सोता हूँ, तो मुझे ये कोशिश करनी है कि मुझे 10 बजे ही बेड पे पहुँचना है और अपना सोना है। उससे पहले ऐसी चीज़ें जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको अवेक कर सकती हैं, जैसे जिसमें कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफ़ी है, अल्कोहल है, बहुत सारे लोग एनर्जेटिक ड्रिंक्स पीते हैं,
ये सब चीज़ कैफीन की वजह से आपके ब्रेन में कैफीन की मात्रा बढ़ा बढ़ा देते हैं और मेलाटोनिन सिक्रीशन कम कर देते हैं, तो आपको रात में नींद नहीं आती तो है। रात में ये सब अवॉइड करना है। सो रात में 3 से 4 घंटे का गैप देना है 3 से सोने से पहले, अगर ओके। आपको ये लेना है। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्कोहल के साथ हमें बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ। सो अल्कोहल के बहुत सारे दुष्प्रभाव तो हमें पता ही है कि वो लिवर में प्रॉब्लम कर रहा है, फैमिली, डोमेस्टिक, बहुत सारे हैं। नींद में इनिशियली तो नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन जो आपकी फ्रूटफुल नींद होती है, जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं, जो डीप स्लीप होती है, हाँ। उसको सबसे ज़्यादा ये तोड़ देता है। अच्छा। तो आपको ऐसा लगता है कि हमने जब अल्कोहल लिया तो हमारी नींद नींद फटाफट आ गई, हाँ। क्योंकि वो उसका सिडेटिव इफेक्ट है। लेकिन लॉन्ग रन में जो आप उस स्लीप को देखते हैं, वो स्लीप फ्रेगमेंट कर देता है, उसकी क्वालिटी बहुत खराब कर देता है। खराब हो जाती है। सो उससे भी स्लीप बहुत हद तक प्रभावित होती है। ओके। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो हमारी स्लीप लाने की टेंडेंसी को कम कर दे। कम करें, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो क्लीन हो, हाइजीनिक हो, ताकि उसमें ऐसी हमारे गैजेट्स पड़े रहते हैं, कभी कभी आईफोन, ये जो एयरबड्स होते हैं, ये पड़े रहते हैं, फ़ोन पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ आपको चुप के डिस्कम्फर्ट करता रहता है। ये डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। प्लेन और क्लीन। दूसरी चीज़, जो लाइटिंग होनी चाहिए वो आइडली, आजकल हमने देखा है ये ब्लू लाइट का बहुत फैशन है, लेकिन ब्लू लाइट जितनी आपकी आईज में जाती है वो आपके मेलेटोनिन सिक्रीशंस को कम करती है। सो आइडली डिम लाइट होनी चाहिए, प्रेफरेबली ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हल्की सी रेड लाइट होती है तो वो काम करती है। सूदिंग म्यूजिक होना चाहिए ताकि रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको आपको कम करना है। वो कैसे करेंगे कि पूरे दिन के बातें सोचते रहते हैं हम कि यार ये हो गया, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या हुआ। हमें ये रियलाइज करना है कि जो प्रेजेंट है वही हम कर सकते हैं। ना हम फ्यूचर बदल सकते हैं, ना हम पास्ट बदल सकते हैं। सो अगर आप एक्सेसिव थिंकिंग करते रहेंगे तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। सो आपको माइंडफुलनेस लेनी है, अच्छा म्यूजिक लगाना है। कुछ लोग परफ्यूम्स, अगर उनको एलर्जी नहीं है, वो रात में लगा लेते हैं। और एक साउंड स्लीप के लिए अच्छा माहौल तैयार करना है, इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन में जो आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आपके गैजेट से आती है। लैपटॉप पे काम करते हुए सोना चाहते हैं हम, फोन चलाते हुए सोना चाहते हैं, टीवी देखते हुए सोना चाहते हैं हम। सो ये सब जो स्क्रीन इफेक्ट होता है, या इस स्क्रीन में भी ब्लू लाइट होती है जो आपके हार्मोन सिक्रीशंस कम करती है, जिससे आपकी स्लीप प्रभावित होती है। ओके। अच्छा, कई लोग किताबें पढ़ के सोना चाहते हैं। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि उसमें कोई भी स्क्रीन नहीं है जिससे लाइट निकल रही है। सो आप उसको पढ़ते हुए, अच्छी कहानी पढ़ते हुए, उस कहानी में डूबते हुए सोते हैं, तो आपकी ओवरऑल माइंड की जो नॉन इफेक्टिव, या हम बोलते हैं कि फालतू की जो बातें हैं, उसमें आप नहीं जाते हैं। आप उस कहानी या उस किताब में खो जाते हैं और धीरे धीरे स्लीप की तरफ चले जाते हैं। सो स्लीप से पहले अगर आप बुक पढ़ते हैं, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। खाने और सोने में भी थोड़ा सा गैप रखना होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम यहाँ तक नहीं खाएंगे, यहाँ तक खाएंगे, दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। और यहाँ तक खाते जैसे ही लेटते हैं तो रिगर्जिटेशन होने लगता है, एसिड रिफ्लक्स और वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। उससे भी आपकी नींद प्रभावित होती है। सो खाने और सोने के बीच में अगर आप टहल सकते हैं, थोड़ा सा वॉक ले सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। ओके। आपने जैसे गैजेट्स हटाने की बात की, बहुत सारे लोगों को मजबूरी में यूज करना ही पड़ता है। लेट्स सपोज अगर उनका काम है, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो उन लोगों के लिए कोई टिप या एडवाइस कि अगर वो गैजेट्स यूज कर ही रहे तो कितने घंटे पहले छोड़ दें सोने से? सो आइडली कोई भी गैजेट अगर आप यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपको छोड़ देना चाहिए। सिंस आई एम ऑल्सो यूजिंग इट बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, मुझे अपना फोन ऑन रखना होता है रात को। सो व्हाट आई डू, एक उसमें आजकल स्क्रीन प्रोटेक्टर या नाइट मोड होता है, पहला तो वो लेना है। दूसरा, फालतू की चीजें बंद कर देनी है। यू कैन सेलेक्ट थिंग्स, कि जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ कि मेरे हॉस्पिटल से फोन आएगा तो वो रिंग करेगा, अदरवाइज कोई फोन रिंग नहीं करेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज। सो आई कैन नॉट से कि एवरीवन विल स्टॉप देयर फोन, रात को फोन बंद करना है और सो जाना है। देयर आर पीपल हु आर इन इमरजेंसी सर्विसेज, जिनको चाहिए, जिसमें मैं खुद एक हूँ। तो व्हाट आई डू कि मैंने एक ऐसी प्रोफाइल बनाई हुई है फोन पे, जिसको एक्टिवेट करते ही सिर्फ मेरी इमरजेंसी कॉल मेरे पास आएंगी, बाकी मेरा फोन साइलेंट पे उल्टा पड़ा रहेगा। सो उससे मेरा स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि फोन आएगा, उस वजह से मैं बार बार उसको देखता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रोफाइल सेटिंग नहीं लगा रखी है, या मैं बार बार उस पर जाता हूँ और उससे सोशल मीडिया पे डाइवर्ट हो जाता हूँ और घंटों रील्स देखता रहता हूँ, सो यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। करेक्ट है। आपने जैसे यहाँ पे अपने फोन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने की बात की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन चलाते चलाते सो जाते हैं, टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तो जैसे अगर लेट सपोज वो फोन चलाते चलाते सो रहे हैं, तो क्या मोबाइल का रेडिएशन उनकी नींद को अफेक्ट कर सकता है? सो पर से मोबाइल के रेडिएशन पे इतना डाटा नींद के लिए नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन है जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही है, पहली चीज। और जब भी आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग हैं जो रात में फोन या गैजेट्स का यूज करते हुए सो रहे हैं, वो यूजुअली लेट हो जाते हैं सोने में, वो अपने रूटीन पे सो ही नहीं पाते हैं। तो दिस वे भी उनकी जो स्लीप साइकिल है वो पीछे की तरफ चली जाती है और वो सुबह भी लेट तक सोते रहते हैं। अगर जल्दी उठ के ऑफिस जाना है तो वो जो स्लीपीनेस, डे टाइम स्लीपीनेस उनको आने लगती है, ग्रॉगीनेस आने लगती है। तो ये सारी चीजें उसमें प्रॉब्लम आने लगती है।
ओके, तो आपके हिसाब से रात में सोने का करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए? सो करेक्ट टाइम कुछ नहीं है, हमें अपनी स्लीप साइकिल अपनी काम के हिसाब से डिसाइड करनी है। मैं बोलूँ कि हर आदमी 8 बजे सो जाए और सुबह 5 बजे उठे, वो यूजली पॉसिबल नहीं नहीं है। है, हाँ। सो उसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। लेट्स से कि मेरा काम 9 बजे खत्म हो जाता है, मैंने खाना वाना खाया और मैं 10:30 बजे तक सो जाता हूँ। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका काम 6 बजे खत्म हो जाता है, हम्म, वो डिनर 8 बजे तक कर लेते हैं, तो आई थिंक उनके लिए 9 बजे की नींद अच्छी है। ओके। जिन घर में बच्चे हैं जिनको सुबह 7 बजे जाना है, आइडली एक या दोनों पेरेंट्स हम्म। 9 बजे सो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी साइकिल करनी है ताकि आपको एडिक्वेट 6 से 7 घंटे की स्लीप मिले। ओके। सो उस हिसाब से आपको आपकी साइकिल बनानी है। जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि मैं बोल दूं कि 8 बजे ही सोना है या 9 बजे ही सोना है। आपको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से करनी है। ठीक है, आपने कहा डॉक्टर यहाँ पे 6 से 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं सिर्फ 3, 4, 5 घंटे सोता हूँ, मेरी क्वालिटी स्लीप होती है ये, बट मैं पूरे दिन फ्रेश रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, फोकस्ड रहता हूँ। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो इनको बोलते हैं शॉर्ट स्लीपर। ओके। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन के 1 से 3% ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट स्लीप में भी अपनी उतनी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं और दिन भर एक्टिव रहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इवन इफ अगर आप शॉर्ट स्लीपर हैं और आपको डे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ग्रॉगीनेस, लेथार्जीनेस, थकावट, इरिटेबिलिटी, वर्क परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है आपका, तो सो यू प्रिज्यूम कि यू आर ए शॉर्ट स्लीपर। लेकिन अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है या लॉन्ग रन में विदाउट एनी रीजन कि आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये सब डेवलप हो रही हैं, देन यू नीड टू कंसिडर अगेन कि क्या वो मेरी शॉर्ट स्लीप मेरे लिए एडिक्वेट है या नहीं है। सो देयर आर शॉर्ट स्लीपर्स जिनमें अगर दिन की परफॉर्मेंस में और लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है, दे आर ट्रूली ब्लेस्ड बाय द गॉड कि उनकी शॉर्ट स्लीप में भी वो अपना काम पूरा कर पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। ज़्यादातर हम लोग फोर्स करते हैं अपने आप को कि रात को लेट सोए, सुबह ऑफिस निकलना था तो जल्दी जग गए, एंड वी ट्राई टू कैच अप दिस स्लीप ड्यूरिंग सैटरडे एंड संडे की आज लेट तक सो लेते हैं। सो इससे गलत प्रभाव क्या आता है कि उस दिन तो हम जल्दी उठ के अपनी क्लॉक को बोल रहे हैं नहीं जी आपको 7 बजे उठना है क्लॉक को, और फिर सैटरडे संडे को 10-11 बजे सो रहे हैं, तो हमारी क्लॉक सेट नहीं हो पाती है। उस वजह से हमारी स्लीप साइकिल कभी सेट नहीं होती और इन लोगों में इंसोम्निया की बीमारी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जब कोई सो रहा होता है तो जैसे आज के टाइम में काफी सारे लोग अलार्म लगाते हैं सुबह के लिए, तो जो अलार्म की रिंग होती है क्या उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है? जनरली नॉट। अगर आप रात में आपका फोन या आपके अलार्म डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे जब ये फोन्स नहीं होते थे, तो घंटी वाला अलार्म होता है ताकि वो तेज जगाए। उसके साथ एक और चीज़ करनी होती है उन लोगों की कि सूरज की रोशनी पड़े, कि आपको पर्दे हटाने हैं ताकि ब्राइट लाइट आपके चेहरे पे और आपकी आईज पे आए, ताकि आपका जो मेलेटोनिन हार्मोन जो कि स्लीप इंड्यूस करता है वो फौरन कम हो जाता है, जिससे आपकी फ्रेशनेस बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या रात को लेट सोते हैं। सो इसको बोलते हैं डिलेड फेज सिंड्रोम। डिलेड फेज सिंड्रोम का मतलब कि आप रात को लेट सोते हैं और अपनी नींद पूरी करने के लिए सुबह लेट तक जगते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, बहुत सारे मरीज आते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें। सो उसमें यही होता है कि आप एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि डेली आप 1 बजे सो रहे हैं और आज से मैं 8 बजे सोऊंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे सो आपको धीरे धीरे अपनी साइकिल पीछे करनी है ताकि आपकी क्लॉक धीरे धीरे पीछे जाए। आप उस क्लॉक को ऐसे सेट नहीं कर सकते कि 2 घंटे पीछे हो जाएगा। सो 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा नीचे आप स्लीप जल्दी सोएंगे और ऊपर उतना ही जल्दी जग के अपना ब्राइट लाइट का एक्सपोजर लेंगे, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस हिसाब से सेट हो। ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि क्या हम जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतने हमें नींद अच्छी आएगी? सो फिजिकल एक्टिविटी रहने, जैसे आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो हम सबको फिजिकली अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, एंड फिजिकल हेल्थ में स्लीप भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको जनरली हम लोग मिस करते हैं कि हम लोग सारे काम करते हैं, सुबह जिम भी चले जाते हैं, लेकिन अपनी स्लीप क्वालिटी या फिर स्लीप साइकिल को मेंटेन नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी स्लीप हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना है। स्लीप हेल्थ के लिए पर से कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन यस लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग, डाइवर्टिंग योर माइंड, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के प्राणायाम रात में अगर आप करते हैं तो उससे आपको नींद कंफर्टेबल आती है। लेकिन ऐसा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग रात में जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज की वजह से भी कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। अच्छा। सो आप थकावट की वजह से तो सो सकते हैं, लेकिन आपकी स्लीप की क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर जैसे जो लोग रात में मेडिटेशन करके सोते हैं तो वो सही है? दैट इज ओके कि आप हल्की फुल्की ऐसे प्राणायाम करने हैं जिससे आप अपने माइंडफुलनेस ला सकते हैं या माइंड को काम कर सकते हैं, ताकि वो स्लीप में आपकी स्लीप की क्वालिटी को एनहांस कर देता है।
अच्छा ये भी बताइए कि जब हमारी बॉडी सो रही होती है, हम सो रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या चीजें हो रही होती यस, हैं? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लीप हम साइकिल्स में लेते हैं, इसलिए उसको स्लीप साइकिल बोलते हैं। तो वो रात से सुबह तक एक साइकिल नहीं है, हर साइकिल में साइंटिफिक टर्म में 4 फेजेस होते हैं। अच्छा। पहले 3 फेज होते हैं, स्टेप 1 या स्टेज 1 2 3, जो लाइट स्लीप होती है, जिसमें धीरे धीरे जब हम जाते हैं तो इनिशियली हमारी दिल की धड़कन थोड़ी सी कम होती है, बीपी थोड़ा सा फॉल होता है, मसल थोड़ी सी रिलैक्स होती है, मसल टोन रिलैक्स होती हैं, आई होती हैं, ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है। ये 3 फेज के बाद जैसे हम डीप स्लीप में जाते हैं, जिसको बोलते हैं रेम स्लीप, उसमें हमारी आई की अंदर पुतलियाँ तेजी से चलने लगती हैं, लेकिन हमें स्लीप हमारी डीप चली जाती है, हल्की सी हार्ट रेट वेरिएशन आता है। सो ये जो वेरिएशन होती रहती हैं, ये स्लीप साइकिल्स में चलती रहती हैं। जैसे जैसे स्लीप साइकिल रात से सुबह की तरफ बढ़ती है, स्पेशली 2-3 बजे की तरफ, अगर कभी कोई आपको आके उठा दे तो आप थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में उठते हैं, हाँ। क्योंकि आप डीप स्लीप में होते हैं उस वक्त, सो आपको रिगेन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये स्लीप साइकिल्स में चलती हैं, और इन स्लीप्स में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बॉडी को वापस रिस्टोर करती है अगले दिन की दिनचर्या के। सो जितना आप रिलैक्स होकर सोएंगे, जितनी आपकी ये स्लीप साइकिल्स गुड क्वालिटी में आएंगी, उतना आपकी अगले दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पर हम एकदम गहरी नींद में सो रहे होते हैं? सो आइडली ये सारी चीज़ें मैंने जैसे बताया कि पहले 30 से 35 मिनट में आपकी ये 3 स्टेज हो जाती हैं, फिर आप डीप स्लीप में आते हैं, 20 मिनट के लिए आते हैं, और जैसे जैसे आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी साइकिल में पहुंचते हैं, आपकी डीप स्लीप की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो यूजली जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, जो हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त से पहले का टाइम होता है, 2-3 बजे उसमें के आप टाइम। डीप स्लीप में होते हैं, और अच्छा। उसमें आपको जगाना भी मुश्किल होता है। और अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे सपने अगर हमें आते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप डीप स्लीप में चले जाते हैं और जो आपके माइंड में होता है वो मैनिफेस्ट होने लगता है। ओके। सो वो एक ऐसा टाइम होता है, उस वक्त किसी को भी अगर आप जगाएंगे तो वो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में होता है, हाँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है। ओके, तो डॉक्टर हम आप मतलब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगी, आप वो बताइएगा कि क्या इन फैक्टर्स के कारण लोग इंसोम्निया के शिकार हो सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर, नॉट फॉर इंसोम्निया पर से, एवरीथिंग। हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, जिनको एस्थमा है उनके एस्थमा हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आधे से ज़्यादा लोगों को नींद नहीं आती है। बच्चों को एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस नहीं आती है, पेरेंट्स को उनके वर्क प्रोफाइल की वजह से नींद नहीं आती है, घर में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से नींद नहीं आती है। सो ये नींद नहीं आना का मतलब है कि आप स्ट्रेस में हैं। सो आपको ये देखना है, अगर आपको सही टाइम पे नींद नहीं आ रही है तो क्या स्ट्रेस फैक्टर आपका चल रहा है और उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या उन्हें भी Absolutely. नींद से जुड़ी परेशानी हो Absolutely. सकती है? सो हमारे पास बहुत सारे, सिंस आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट आल्सो, तो हमारे पास बहुत सारे एस्थमा के पेशेंट आते हैं, बहुत सारे स्लीप के पेशेंट आते हैं, जिनको लेट्स से कि कोई छोटी सी बीमारी हो गई है, हाँ। या उन्होंने कहीं डिजिटल मीडिया पे पढ़ लिया कि इस चीज़ से ये बीमारी होती है, और वो उस पर ओवर थिंक करने लगते हैं। जैसे जैसे वो ओवर थिंक करते हैं उनकी नींद खराब होने लगती है, और ट्रूली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके हार्ट डिसीज, लंग डिसीज ये हो जाता है। एस्थमा का पेशेंट है, उसको हमेशा डर लगता है कि मेरी सांस ना फूल जाए, हमने उनको अप्रोप्रिएट दवाई दी, उनकी सांस नहीं फूल रही, लेकिन एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग दोनों उनकी स्लीप डिस्टर्ब करते हैं और उनकी डिसीज की क्वालिटी खराब करते हैं, डिस्पाइट कि वो फुल मेडिकेशन पे है। सो ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस फॉर एवरीवन। ओके, ओवर ईटिंग, जो लोग रात में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, क्या इस कारण भी उनकी नींद अफेक्ट होती है? एब्सोल्युटली, जितना ज़्यादा आप रात में खाते हैं उतना रिफ्लक्स ज़्यादा बनता है, उतना एसिड रिलीज ज़्यादा होता है, और उस एसिड की वजह से हमें नींद नहीं आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हमारा डाइजेशन चालू होता है उस वक्त कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। सो अगर हम अपने हिंदी साहित्य में देखें या नॉर्मली भी देखें, मेडिकल एडवाइस में देखें, तो बोलते हैं अगर आपको हैवी मील लेना है तो वो 3 से 4 घंटे पहले लेना है। लेट्स से कि मैं सोता 10 बजे हूँ, लेकिन मेरे 7 बजे का मील हैवी होना चाहिए, और अगर बीच में मुझे कुछ लग रहा है तो हम लाइट स्नैक्स ले सकते हैं, या जैसे मिल्क हल्दी के साथ लेते हैं, वो बहुत सूदिंग एजेंट होता है। कैमोमाइल नॉन कैफीन टी आप ले सकते हैं, जो आजकल हर्बल टीज आ गई हैं जिनमें कैफीन नहीं होता है, वो आपको सोने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप हैवी मील लेके सोएंगे तो नॉट ओनली योर स्लीप बट बॉडी के बाकी सिस्टम भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओके, कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी नींद आए तो? हाँ, सो क्योंकि स्लीप हमारी सुपर पावर है, द ओनली सुपर फूड इज दैट यू ईट ऑन रेगुलर टाइम। आप जो भी चीज़ खा रहे हैं रेगुलर टाइम पे खाइए, स्लीप में बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी खाते हैं, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है, और स्लीप में एक और प्रॉब्लम आने लगती है जिसमें खरांटे चालू हो जाते हैं, और स्लीप एपनिया से आप बीमार हो जाते हैं। सो मॉडरेट अमाउंट में खाना है और बैलेंस डाइट खानी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड कहीं पर भी नहीं है जो ये मार्केट में गिमिक्स आते हैं कि ये वाला फूड ले लीजिए स्लीप ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर नॉर्मल फूड खाते हैं, आपको लगता है कि बीच में मुझे भूख लगती है,
वॉलनट, अखरोट ले सकते हैं, हम्म। बादाम ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। ये सब चीज़ आपके मेलेटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और आपकी नींद और बेहतर होती है। तो डॉक्टर, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते होंगे केसेस लेके, किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा इंसोम्निया के शिकार होते हैं? सो इंसोम्निया सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप में आता है। प्रोडक्टिव एज ग्रुप में इसलिए आता है क्योंकि उनके पास इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कुछ जेन्युइन हैं और कुछ ओवर थिंकिंग है, या कुछ दे फील कि लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग पीयर प्रेशर है व्हाट आई विल से, कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया से सिखाने कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, मेरे पास ऐसा नहीं हो रहा है। सो एक कंपैरिजन वाला इफेक्ट है, वो है। वर्क प्रेशर सबके पास है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनकी वो एडिक्शन आ गई है साथ में, जिसकी वजह से नींद, स्लीप की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो हम देखते हैं वो वर्किंग ग्रुप है, और उसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में इंसोम्निया की प्रॉब्लम है सबसे। ओके, तो मतलब क्या स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स या ओल्ड एज ग्रुप, इन तीनों में सबसे ओल्ड ज्यादा एज ग्रुप में भी इंसोम्निया आता है, लेकिन जनरली वो डिसीज की वजह से आता है। जैसे कुछ लोगों को पार्किंसंस है, या ओल्ड एज में नॉर्मली भी स्लीप ड्यूरेशन कम हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। सो उनमें उस वजह से आता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो हम वर्किंग ग्रुप में देखते हैं, जिसमें मेनली प्रोफेशनल्स एंड समटाइम्स कॉलेज स्टूडेंट्स को ये जो एंग्जाइटी होती है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, इसके लिए वो तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक्स, अवेकनिंग ड्रिंक्स लेते हैं, और उनकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। सो उनको सिर्फ मैं यही समझाता हूँ कि जितना आप अच्छा नहीं सोगे, अगले दिन की जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है या प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। सो आपको ये देखना है कि स्ट्रेस सबके पास है लाइफ में, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बहुत जरूरी है, और दूसरा स्लीप भी उतना ही एडिक्वेट है। आप नहीं सोओगे, उससे आपका ना स्ट्रेस जाने वाला है, ना आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है। ये दोनों चीजें आपको समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली, वो और वर्स करेगा आपकी चीज़ों को। तो ये भी बताइएगा डॉक्टर कि जैसे जब भी कोई इंसोम्निया से पीड़ित होता है तो उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? क्या वेट गेन हो सकता है इंसोम्निया के कारण? यस, सो मैंने जैसे आपको एक हार्मोन की बात बताई, मेलेटोनिन। शरीर में दो हार्मोन्स और होते हैं, एक होता है लेप्टिन और एक होता है ग्रेलिन। थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों के हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है और आपका वेट गेन होने लगता है। ओके, सो इन दोनों की वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा भूख ना लगने के बावजूद भी आपका वेट गेन होने लगता है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग रन में, अगर आपको इंसोम्निया चल रहा है, आपकी स्लीप पूरी नहीं हो पा रही है, तो जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट स्लीप स्टेजेस में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, वो रिलैक्स करना चाहते हैं, वो रिलैक्सेशन नहीं आता है, जिससे लॉन्ग टर्म में अगर इंसोम्निया के पेशेंट की बात करें, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट डिसीजेज, पेट की डिसीजेज, न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, ये सारी उनको डेवलप हो जाती हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं, जिनके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर करें तो बहुत हद तक इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि बीच बीच में उनकी नींद अचानक से टूट जाती है, या तो कई बार उन्हें यूरिन पास करना होता है, या कोई सपना ऐसा देख लेते हैं कि अचानक से जग गया और उनके बाद उन्हें नींद ही नहीं आती। ये चीज़ अगर कंटिन्यू रहे तो समझ जाना चाहिए कि इंसोम्निया है। जनरली क्या होता है कि नींद सबकी टूटती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम करवट लेते हैं, कुछ करते हैं, बट इफ यू आर गोइंग बैक टू योर स्लीप नॉर्मली, अगर आप वापस चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि हर आदमी 6 घंटे के लिए लगातार सो रहा है, बीच में नींद खुलती है। ओल्ड एज में यूरिनेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं। या जो लोग ये करते हैं कि वो रात को पानी जब बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी यूरिन बनाती है और वो पास करने के लिए उठना है, लेकिन आप वापस गए, लेटे और सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद अगर आप वापस गए, लेटे और आपको नींद नहीं आ रही है, देन दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ इंसोम्निया। ओके, तो आपके पास जैसे पेशेंट्स आते होंगे तो वो कौन कौन से मतलब सिम्टम्स लेकर के आते हैं, या क्या कॉजेज लेकर के आते हैं कि वो इंसोम्निया के शिकार हो गए हैं? सो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर सिर्फ इंसोम्निया से आते हैं, तो वो यही सिम्टम लेके आते हैं कि हमको रात को नींद ही नहीं आती है, और पूरे दिन हमारे को लेथार्जी रहती है। तो क्या ये स्लीपिंग पिल काम करेगी? और जैसे ही वो डिजिटल मीडिया पे देखते हैं कि स्लीपिंग पिल एडिक्टिंग है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो हमारे पास आते हैं। दूसरा ग्रुप मेरे पास आता है स्लीप एपनिया का, जो रात में खराटे लेते हैं, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, दिन में बैठे बैठे डोज ऑफ कर जाते हैं, या ड्राइव करते हुए नींद आ गई उनको और एक्सीडेंट हो गया। सो दीज आर द पेशेंट्स जो जनरली हमारे पास आते हैं। इनमें से जो इंसोम्निया कैटेगरी है, जिनमें लोगों को नींद नहीं आ रही है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रात को ये जो गजेट्स वगैरह हैं ये हटाने हैं, और डाइट अच्छी करनी है रात को, कि जितने भी ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं ये नहीं लेने। उससे हम बहुत हद तक उनको संभाल पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि सीवियर इंसोम्नियाज हैं, उनको हम बहुत माइल्ड सी दवाई देते हैं, जिनसे उनकी स्लीप पैटर्न ठीक होता है, और धीरे धीरे वो दवाइयाँ हट जाती हैं और पेशेंट उस स्लीप पैटर्न को अपने रूटीन में ले लेता है।
ओके। दूसरा जो ग्रुप है वो है स्लीप एपनिया का ग्रुप। बहुत कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि मशहूर गायक पप्पी लाहिरी जी का जो देहांत हुआ था वो स्लीप एपनिया से हुआ था। क्योंकि स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना सिर्फ आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, बट रात को बॉडी में आपका ऑक्सीजन कम होने लगता है। हाँ। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो बॉडी में हार्ट को और ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है और इससे सडन कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सडन कार्डियक होने का रिस्क नहीं भी होता है और उनकी ऑक्सीजन बराबर डेली नाइट कम होती रहती है, तो आने वाले टाइम में उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिनसे जो हमारी नसें हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है, ये हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, हार्ट डिसीज आती है, डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं होती है उनकी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं होता है। सो वो भी एक डेफिनेशन कि अगर आप 2 से ज़्यादा दवाई बीपी की ले रहे हैं या 2 से ज़्यादा दवाई शुगर की ले रहे हैं तो आपको अपना स्लीप एपनिया चेक कराना है। एंड 25% लोग, जैसा कि हम मानते हैं कि स्लीप एपनिया में जनरली लोगों को नींद ज़्यादा आती है, 25% लोगों को इंसोम्निया हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं जो इंसोम्निया के साथ आते हैं और अल्टीमेटली उनको स्लीप एपनिया होता है। सो वो नींद की गोली लेते हैं, उनसे उनका स्लीप एपनिया और वर्सन हो जाता है। सो वो कहीं ना कहीं हमें केयरफुली चेक करने की जरूरत है कि कौन सा मरीज किस बीमारी से पीड़ित है। सबके लिए ब्लैंकेट नींद की गोली नहीं है। आपने हार्ट अटैक की बात की, तो क्या इंसोम्निया बहुत लंबे समय तक रहे तो हार्ट अटैक के चांसेस हैं? एब्सोल्युटली। सो इंसोम्निया में हो क्या रहा है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है और आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं आ रही है, जिससे लॉन्ग रन में हार्ट पे बहुत मेजर प्रभाव पड़ते हैं और हार्ट अटैक उनका एक रीजन हो सकता है। और क्या बहुत सारे रीजन हम देखते हैं यंग पेशेंट में कि रीजन नहीं मिला, सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया। सो स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, बैड लाइफस्टाइल एज वेल एज जो हम अल्कोहल, स्मोकिंग कंज्यूम करते हैं, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं हार्ट अटैक में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, और तो क्या जैसे अगर कोई इंसोम्निया के नींद नहीं आ रही है तो उनके ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होंगे? एब्सोल्युटली। सो इनके ब्लड प्रेशर रात में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, लाइट स्टेज में हमारे बीपी कम होता है ताकि वो स्टेबलाइज हो और हार्ट रिलैक्स करें। लेकिन इन लोगों का जैसे जैसे ये बार बार जगते रहते हैं, रात में इनका बीपी शूट होता रहता है। सो उसके लिए एक मेथड होता है जिससे हम देखते हैं, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। अच्छा। या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो उनको एक ब्लड प्रेशर की मशीन लगा दी जाती है और दिखाया जाता है कि रात में उनके बीपी शूट करके 200 तक पहुंच जा रहे हैं और दिन में उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहना है। सो उन लोगों को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक्स हैं जिनको हम जनरली फॉलो करते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं तो क्या उन्हें भी नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है? जैसे मैंने बताया, ओवरवेट लोगों में स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिसमें खराटे बहुत आते हैं। लेकिन 25% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके खराटे इतने सीवियर होते हैं कि जैसे ही वो लेटते हैं, खराटे होते हैं, ऑक्सीजन कम होती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जग जाओ भाई, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा। तो इसलिए वो बार बार जगते रहते हैं। वो कभी भी खुद नहीं जगते हैं, लेकिन उनका ब्रेन जगता रहता है। बहुत बार हमने देखा होगा कि जो ओबीज लोग होते हैं, खराटे बीच बीच में रुक जाते हैं तो उनकी सांस रुक जाती है। उसको बोलते हैं एपनिया। सांस रुकती है, ऑक्सीजन कम होता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है उठो, नहीं तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। ब्रेन उठता है, तो बार बार वो उठते रहते हैं। तो उनको ये रियलाइज होता है कि वो सो ही नहीं पा रहे हैं और वो कभी भी डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते हैं। जनरली हम जब स्लीप इवैल्यूएशन रात में करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग डीप स्लीप में कभी जा ही नहीं पाते हैं और इसलिए वो क्रॉनिकली डे टाइम स्लीपीनेस रहती है और बाकी बीमारियां उनको डेवलप होने लगती हैं। ओके, तो क्या मतलब जो ओवरवेट नहीं होते हैं, जो फिट है जिनकी बॉडी, उन्हें भी खराटे आने की प्रॉब्लम है तो उनमें भी इंसोम्निया के चांसेस हो सकते हैं? सो कुछ लोग होते हैं जो हैबिचुअल स्नोरर होते हैं। हैबिचुअल स्नोरर का मतलब है कि वो रात को तो खराटे लेते हैं जिनसे उनके बेड पार्टनर या घर वाले परेशान हैं, लेकिन दिन में क्या होता है, अगर उनकी दिन की लाइफ एक्टिविटी ठीक है कि उनको सुबह लेथार्जी नहीं है, ग्रॉगीनेस नहीं है, थकावट नहीं है, काम करने में फोकस अच्छा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जा रही है, या उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वाली बीमारियां नहीं आ रही जिनका यंग एज में कोई रीज़न नहीं है, तो हम मानते हैं कि वो हैबिचुअल स्नोरर है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो बेसिक स्लीप स्क्रीन होता है कि रात में हम एक स्लीप स्क्रीनिंग कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि आपकी स्नोरिंग सिर्फ स्नोरिंग है या साथ में ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। अच्छा, ओके। अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है देन हमें देखना है कि आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है तो सिंपल स्नोरिंग के लिए सिंपल स्टेप्स लेने होते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हम बोले कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके, तो डॉक्टर जैसे अगर इंसोम्निया डिटेक्ट हो गया, पहचान गया, तो ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसा मैंने बताया कि स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है आपको, अच्छी डाइट मेंटेन करनी है, गैप लेना है खाने और सोने में, स्ट्रेस कम रखना है अपना, फूड ऐसे लेने हैं जो आपकी स्लीप इंड्यूस करें रादर देन उसको कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं लें ताकि रात को नींद ना आए।
अगर इन सब के बाद भी आप हम ये मानते हैं कि आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आ रही है या आप इंसोम्निया के शिकार हैं, तो आपको मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपको स्लीप इनिशिएशन में प्रॉब्लम है कि रात को नींद नहीं आ रही है, या बीच में स्लीप डिस्टर्ब है कि रात में स्लीप आ तो जाती है लेकिन गड़बड़ हो रही है, या अर्ली राइजर है आप, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम आपको दे सकते हैं। तो ये क्या जो सोने वाली दवाइयाँ होती हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? सो जनरली इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि उनकी स्लीप क्लॉक और बाकी चीज़ें जल्दी से हम मेंटेन कर पाएँ। सो ये बहुत कॉमन सवाल है, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। करेक्ट। पहली चीज़, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। दूसरी चीज़, दवाइयाँ मार्केट में गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड इसलिए की हैं क्योंकि उनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट रेयर हैं। तो हम लोग क्या होता है कि किसी भी दवाई के बारे में पढ़ा और हम स्वे कर जाते हैं यार इसके तो साइड इफ़ेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। सो हमें हमेशा इफ़ेक्ट की तरफ देखना है। साइड इफ़ेक्ट रेयरली कभी मिलते हैं और उनको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जस्ट बिकॉज कि मेरे को कोई बीमारी है, लेट्स से मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ और मैं दवाई इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, मैं अपनी बॉडी भी खराब कर रहा हूँ और उस दवाई का जो बेनिफिशियल पार्ट है वो भी नहीं ले पा रहा। सो ये धारणा बहुत गलत है कि जस्ट बिकॉज की दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं तो हमें दवाइयाँ नहीं लेनी। दवाइयाँ आपको लेनी है लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लेनी है। उससे पता है कि कहाँ वो दवाई आप पे फायदेमंद होगी, कहाँ उस दवाई का नुकसान होगा। और जो लोग पहले से ही मेडिकेशंस पे हैं, जैसे तो बहुत सारे लोग यही होते हैं कि नींद की गोली अपने आप लेना चालू कर देते हैं कि मुझे तो एंग्जाइटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मैं नींद की, उनको एडिक्शन आ जाती है इन चीज़ों की और उनमें साइड इफेक्ट ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि स्लीपिंग पिल सोने का समाधान नहीं है। स्लीपिंग पिल वहाँ रिक्वायर्ड है जहाँ हमें लग रहा है कि हम बाकी चीज़ों से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए मुझे रिक्वायर्ड है आपको, और उसमें भी बहुत तरह की स्लीपिंग पिल्स हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन और पेशेंट्स कंडीशन। मैं डिसाइड करता हूँ कि इसको ये बेस्ट थेरेपी है जिसके साइड इफेक्ट कम है, एडिक्शन कम है और बेनिफिट सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। और जैसे किसी को बहुत ज़्यादा इंसोम्निया से वो पीड़ित है, स्लीपिंग पिल्स लेने की उन्हें आदत हो गई है और वो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर है, जैसे उन्हें डायबिटीज़, थायराइड या हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी भी दवाई खा रहे हैं और नींद की भी गोलियां खा रहे हैं, तो इससे कंडीशन कितना वर्स हो सकता है? सो जैसे कि बहुत सारे लोग हम भी यही देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, थोड़े से ओबीज हैं, नींद आती नहीं है, स्लीपिंग पिल ले लेते हैं और स्लीप एपनिया डेवलप हो जाता है, तो उनको एक और बीमारी डेवलप हो जाती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्लीप एपनिया की इंसोम्निया की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका इंटरेक्शन आपकी दवाइयों से डेफिनेटली हो सकता है, तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि किसी से इंटरेक्शन है या नहीं है। तीसरी चीज़, अपने आप स्लीप की दवाइयाँ लेनी ही नहीं है क्योंकि स्लीप की दवाइयाँ अच्छी दवाइयाँ नहीं है, एडिक्टिंग दवाइयाँ हैं। उसमें आजकल इतने एडवांसमेंट आ गए हैं कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कितने टाइम के लिए। सबसे पहले हमें समझना है ये एक दवाई है, हर दवाई का एक डोज है, एक ड्यूरेशन है और एक फॉलोअप है। अगर आप अपने आप ही हर चीज़ पॉप इन करने लगेंगे तो वो कौन डिसाइड करेगा कि कब तक लेनी है और कैसे लेनी है। आपने दवाई ली, आप सो गए, आपको लगा बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके आने वाले जो साइड इफेक्ट हैं, जो आपकी बॉडी पे बाकी उसके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो एक स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकता है। तो ये भी बताइए कि अगर जो सोने लोग जा रहे हैं और समझ गए इंसोम्निया से पीड़ित है, जो भी ऑडियंस हमारी इस वीडियो को देख रही है, टॉप 5 चीजें जो उन्हें करनी चाहिए ताकि उन्हें नींद बेहतर आए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको स्लीप एपनिया है या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे स्लीप एपनिया है। सो स्लीप एपनिया की क्लियर डेफिनेशन है। पहली चीज़ कि आपकी नींद या तो आने में प्रॉब्लम है, आप बेड पे सोने जाते हैं लेकिन नींद आ ही नहीं रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नींद आ गई लेकिन बार बार डिस्टर्ब हो रही है फॉर नो रीज़न। लेट्स से आपका गैजेट है जो आपको पिम कर रहा है और वो डिस्टर्ब कर रही है, तो आपके पास एक रीज़न है, उस रीज़न को हटाना है। तीसरी चीज़, अगर आपकी स्लीप आ गई है, स्लीप मेंटेन हो गई है, लेकिन सुबह आप अचानक जल्दी जग जा रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी आँख खुल गई और मैं दोबारा नहीं सो पा रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें हफ्ते में 3 बार, 3 हफ्ते से ज़्यादा तक अगर हो रही हैं, तो आप स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं, पहला काम। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे इंसोम्निया है भी या नहीं है। अगर आपको इंसोम्निया है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हमें, जब हम ऐसे पॉडकास्ट सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार मुझे भी तो नहीं है ये। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपको है या नहीं है। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, अपने डॉक्टर के पास जाना है कि सर मुझे बताइए इंसोम्निया है या नहीं। अगर आपको इंसोम्निया है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दवाइयों पे नहीं जाना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में स्लीप हाइजीन, जैसे मैंने बताया कि जो सोने की जगह है वो कंसिस्टेंट और उस इन्वायरमेंट को ऐसा बनाए कि नींद अच्छी आए। गैजेट से 1 घंटे पहले दूर हो जाए ताकि आपकी नींद में आपका गैजेट्स आपको प्रॉब्लम ना करे। दूसरी चीज़,
कैफिनेटेड ड्रिंक रात में नहीं लेने हैं, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अगर कोई भी आपको कैफिनेटेड ड्रिंक या अल्कोहल लेना है तो 3 से 4 घंटे पहले लेना है। डाइट लाइट लेनी है रात को। अगर आप हैवी डाइट लेते हैं तो इस टाइम पे लीजिए कि बीच में 2-3 घंटे का गैप हो, और आप बीच में कोशिश करें कि टहल पाएँ ताकि खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए। बीच में आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को तो बीच में भी भूख लग जाती है, तो बीच में भूख लग रही है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें लें, जैसे अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, या टी ले सकते हैं, ताकि आपको नींद कंफर्टेबल आए। दोबारा ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ स्लीप बल्कि आपके ओवरऑल बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा सुबह और रात में कंसिस्टेंट टाइम पे सोना है आपको। अगर आप कंसिस्टेंट टाइम पे नहीं सोएंगे, हम बोलेंगे यार आज सैटरडे संडे हम लेट तक उठते हैं, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कभी ठीक नहीं हो पाएगी और वो हमेशा कंफ्यूज रहेगी कि मुझे 10 बजे उठना है या 7 बजे उठना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप वर्किंग डे में हैं या हॉलीडे पे हैं, आपकी स्लीप की टाइमिंग ठीक होनी चाहिए ताकि आपकी क्लॉक सेट रहे। जितना आप अपने क्लॉक को सेट रखेंगे, जितना आप स्लीप हाइजीन रखेंगे, उतना डॉक्टरों की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने Thank you very इंसोम्निया much. पे हमें इतना सभी चीज़ें बताई। जाने से पहले कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, क्योंकि आप प्लीज़ ये भी बताइए कि स्लीप कितनी ज़रूरी है सभी के लिए, और वो इंसोम्निया के शिकार ना हो उनके लिए आज से ही लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी स्लीप की पावर पता होनी चाहिए। स्लीप हमारी सुपर पावर है लाइफ में, पूरी लाइफ में। हम आई थिंक 1/3 से ज़्यादा टाइम सोने में बिताते हैं, और सोने का रीज़न ये है कि अगर हम सोएंगे नहीं तो दिन में काम नहीं कर पाएंगे, एक्सेल नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफस्टाइल में अपनी स्लीप को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं कि यार सो लेंगे, थोड़ा कम सो लेंगे, काम ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती है जहां आप चाहते हैं। सो एडिक्वेट स्लीप का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। एडिक्वेट स्लीप में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप डेली लेनी है, फिक्स टाइम पे लेनी है, स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है। जितने भी डिस्टर्बेंस रात को हैं अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करने हैं, नहीं तो मिनिमाइज करने हैं। कि अगर आपको लगता है कि ये एसेंशियल है मेरे लिए, सो उसी पर आपको करना है कि रात में सिर्फ यही मुझे डिस्टर्ब करे, बाकी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें। स्लीप से पहले गुड डाइट लेनी है आपको, कैफिनेटेड चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं मेरी स्लीप अच्छी नहीं है, तो स्पेशलिस्ट के पास जाना है और उनसे संपर्क करना है। खुद ही किसी तरह की ये पॉलीथेरेपी दवाइयाँ खुद अपने आप नहीं लेनी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और ऑडियंस, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हेल्थ टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके और भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।